Hello students, now we discuss next part of the DNA replication. पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि ये प्रोसेस क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है। अब दूसरा पार्ट आता है कि इसके लिए कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। तो एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसमें देखिए डीएनए में हो क्या रहा है, डीएनए पे डीएनए बन रहा है, तो पहला तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। दूसरा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको कट करना है, तो उसके लिए अपने को हेलिकेज चाहिए। एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1 एंजाइम अपना है डीएनए पॉलीमरेज। इन एंजाइम का यूज क्या होता है प्रोसेस में, फिर से अपन देखेंगे किस तरह से बनता है। अभी तो ये पता लगा कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड में एक पेरेंटल डीएनए था, उस पर नया सिंथेसाइज हो रहा था, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 एंजाइम इज द डीएनए पॉलीमरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। दिस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय द कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग ने इस एंजाइम को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग। अब देखिए ये अभी मेसलसन एंड स्टाहल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1958 में किया था। इससे पहले 1957 में ये एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था, इन 1957 कॉर्नबर्ग ने। कॉर्नबर्ग एंजाइम भी नाम देते हैं इसको। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पर डीएनए बनाता है, तो ये एक्ट एज एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मीन्स डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं पेरेंटल डीएनए को, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ऐड करने में हेल्प करता है। एंड दूसरा ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, यदि अपन इसको डिस्कस करें तो डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में ये 3 टाइप का होता है। इसके 3 टाइप हैं डीएनए पॉलीमरेज के। 3 टाइप में नंबर 1 पहला डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये देखिए ये कैसा है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो काम होता है एक्चुअल में ये क्या करता है कि जैसे अभी अपन बात करेंगे, अभी डीएनए बनाएंगे, इसमें थोड़ा हिंट यहाँ दे सकते हैं। जैसे पेरेंटल डीएनए है और इस पर ये नया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, ये न्यू चेन बन गई। अभी अपन आगे समझेंगे, समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 टू 3 प्राइम में बनेगा नया वाला, तो इस पर सबसे पहले यहाँ 3 प्राइम पर यहाँ अटैच होता है आरएनए प्राइमर। दिस इज द आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर मतलब नई चेन डीएनए की बनी, वहां पे कहीं ना कहीं आरएनए प्राइमर है, ये मान के चलो। यहाँ सबसे पहले ये आरएनए प्राइमर होगा, ये होल्ड करता है। दिस इज द आरएनए प्राइमर, ये वाला। तो इस आरएनए प्राइमर ऑलवेज बाइंड ऑन द 3rd एंड ऑफ द टेम्पलेट। उसके बाद में नए डीएनए क्या जुड़ते चले जाते हैं इस पर न्यूक्लियोटाइड, तो नया डीएनए बन जाता है, इस पुराने डीएनए पे नया डीएनए बन जाता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आरएनए प्राइमर बाइंड होता है। अब नया डीएनए बन गया तो ये आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, इसको हटाना है। तो ये काम किसका होता है, फर्स्ट का। मतलब ये क्या करता है, ये एक्चुअल में सेपरेट करता है, ये रिमूव करता है, रिमूव आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। अब आरएनए प्राइमर हटेगा तो गैप आएगा, उस गैप को फिल करेगा। रिमूव आरएनए प्राइमर एंड फिल द गैप, गैप को फिल करेगा ये, और साथ में रिपेयरिंग करेगा, एंड रिपेयर। ये पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम। नया डीएनए बनता है, चेन, उस चेन में आरएनए प्राइमर पहले अटैच होता है, उसको हटाना, गैप को फिल करना और रिपेयर करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सेकंड वन डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो सेकंड जो होता है ये लास्ट
लीस्ट एक्टिव होता है, बहुत कम काम करता है ये लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव क्यों? देखिए मान लीजिए फर्स्ट नहीं है और थर्ड नहीं है, तो लीस्ट रिएक्टिव कॉमा एक्ट एज रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग करता है इन एब्सेंस ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट नहीं है यानी पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट और थर्ड की एब्सेंस में काम करता है, तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है ना। अब आता है थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये जो थर्ड होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस में, इसको रेप्लिकेज भी कहते हैं और रेप्लिकेज, थर्ड ऑल्सो कॉल्ड रेप्लिकेज, मतलब रेप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वन। तो थर्ड वन ये क्या करता है, मेन एंजाइम होता है ना, ये मेन एंजाइम है फॉर रेप्लिकेशन विच सिंथेसाइज न्यू चेन ऑन ओल्ड चेन। इसका जो फंक्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन करना, मीन्स विच सिंथेसाइज न्यू चेन, न्यू डीएनए ऑन ओल्ड डीएनए या पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए होता है उस पर नया इसी की हेल्प से बनता है। कैसे बनता होगा इसकी वजह यह है, और साथ में इस पर डीएनए पॉलीमरेज हैज 3 सब यूनिट, इस पर 3 सब यूनिट पाई जाती हैं। डीएनए पॉलीमरेज बड़ा है तो इस पर 3 सब यूनिट है। अल्फा सब यूनिट पहली इसकी कौन सी है, 1 इज द अल्फा सब यूनिट। ये जो अल्फा सब यूनिट है ये एक्चुअल में कैटालिटिक होती है, इसका फंक्शन है कैटालिटिक, पहली यूनिट अल्फा। दूसरी है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये होती है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि जो देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ये जो आरएनए प्राइमर था हटा या नहीं हटा, हटने के बाद जो गैप हुआ वो फिल हुआ या नहीं हुआ, ये चेन कहीं बीच में कोई एक आध कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाया, तो उसको प्रूफ रीडिंग करने का काम किसका होता है, एप्सिलॉन 0। तो ये सारे फंक्शन कलेक्टिवली हैं किसके, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ एंजाइम फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इज द थर्ड, ठीक है। थर्ड को थोड़ा सा याद रखिए। अब इसमें अगली यूनिट है बीटा 2, ये बीटा 2 यूनिट होती है, 3 सब यूनिट हो गई। ये होती है स्लाइडिंग क्लैंप, ये स्लाइडिंग क्लैंप का काम करती है। स्लाइडिंग क्लैंप का मतलब ये है कि जैसे ये पुराना डीएनए टेम्पलेट, इस पर नया डीएनए बनेगा तो ये आगे जाएगा एंजाइम, तभी तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए न्यूक्लियोटाइड इससे बाइंड होंगे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्लाइडिंग क्लैंप का काम करता है, आगे बढ़ाता है बीटा 2। दीज आर द सब यूनिट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा लगने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज, which was discovered by the Kornberg, so it is also called Kornberg enzyme। पहला एंजाइम हुआ। दूसरा अब देखिए दूसरे एंजाइम इसमें और क्या क्या हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पहला एंजाइम कौन सा हुआ, डीएनए पॉलीमरेज, चलो इसको ए लिख देते हैं 1A। अब दूसरा बी, सेकंड बी एंजाइम, बी एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्यों भाई, एंडोन्यूक्लियस इसलिए क्योंकि डीएनए का जो डबल स्टैंड है, देखिए एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये पिनिंग का काम करेगा, पिनिंग ऑफ डीएनए। डीएनए में पिनिंग कैसे होगी, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ओके, और इस डीएनए में अपन को यहाँ पर ये देखिए एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, एंडोन्यूक्लियस जैसे अपन ने पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इको R1, हिन सेकेंड, हिन थर्ड, हे थर्ड अपन यूज करते हैं ना। तो वो क्या करते थे, जैसे यहाँ पे अपन देखें शुगर फॉस्फेट बेस है तो फॉस्फेट बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने से यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है फॉस्फेट, तो यहाँ पर एक पिन बन जाता है, होल बन जाता है। डीएनए में कहीं पे होल बनाना,
भाई अपन पढ़ चुके थे कि जैसे यहाँ पे जो शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, बेस होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बेस है ये, और ये मान के चलिए शुगर है, और ये शुगर है, ये बेस है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फेट बॉन्ड है। तो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें पोर हो जाएगा। समझ आया ना? ये फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने से पोर बन जाएगा। उसके थ्रू अपन इसमें एंटर कराते हैं कौन सा एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। देखिए ये यहाँ पर शुगर है, ये फिर से शुगर है, ये बेस है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ पर 2H होगा, 3H होगा, डिपेंड करता है कौन से टाइप का बेस पेयरिंग है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो बेस पेयर है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2H है, 2H है, 3H है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो दोनों चेन बाइफरकेट नहीं होगी, ठीक है ना? रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट एंजाइम यूज किया जाता है हेलिकेज। ये हेलिकेज है, ये सीजर। तो हेलिकेज क्या करता है? ये करता है, ये ब्रेक करता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड फॉर्म, और क्या बनाएगा? एंड फॉर्म रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क बना देगा। रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ठीक है। अब रेप्लिकेशन फॉर्क बनने का मतलब देखिए क्या हुआ होगा कि जैसे ये डीएनए है, ठीक है, अब इसमें पिनिंग हो गई। पिनिंग के बाद में यहाँ पर ये सभी क्या जुड़े हुए हैं? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बेस पेयर है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाला अपने पास देखिए क्या है, ये देखो एक ऐसी सीजर टाइप है, सीजर अपना ये ऐसा टाइप का, ये कट, ये देखो यहाँ से कट 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 कट, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों चेन ऐसे फैल जाएंगी। तो अब इससे क्या बन जाएगा? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों चेन फ्री हो गई, और ये यहाँ पर देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड बेस पेयर रहेगा यहाँ पर, ये वाली चेन, राइट। तो ये इसको बोलते हैं, ये फॉर्क बन गया दिस, और यहाँ पर नया बनेगा, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ये वाला पार्ट। तो अभी ये फ्री हो गया। अब प्रॉब्लम एक और आ जाएगी, जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, अभी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब है कि ये वाला जो यहाँ तक चला गया होगा और यहाँ आने वाला होगा। तो इसमें क्या है, इन पर नया डीएनए बनेगा, न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये वापस रीफॉर्मेशन हो सकता है हाइड्रोजन आयन का। तो हाइड्रोजन आयन के रीफॉर्मेशन को रोकना, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या बाइंड हो जाती है, यहाँ पर बाइंड होती है SSB, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो नेक्स्ट वन अपने को चाहिए इसमें SSB मीन्स सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी? इसका काम है प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन, प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को रीफॉर्म होने से रोकेगा कौन? SSB। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। SSB के अलावा और इसमें क्या हो सकता है? दूसरा होता है इसमें टोपोआइसोमरेज, एक एंजाइम और लगाते हैं अपन यहाँ पे। ये मान लीजिए क्या लगा हुआ है, टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे दोनों ऐसे फॉर्क फ्री हो गए, फ्री होने के बाद में ऐसे ये दोनों नीचे लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं। तो आपस में क्या होगा, जब एक ऐसा कट लगेगा तो ऊपर की तरफ टेंशन पैदा होगा, उस टेंशन को रिमूव करता है। नेक्स्ट वन इज द टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? रिमूव द टेंशन, ये रिमूव द टेंशन ऑफ कॉइलिंग।
कॉइलिन के टेंशन को क्या करता है, ये जो टेंशन यहाँ पर होता है ये एक्चुअल में कौन सा है, ये है अपना टोपो आइसोमरेज। टी माने टोपो, आई मीन्स आइसोमरेज। ये दो काम आ गए अपने। तीसरा यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, अब इस पर नए डीएनए बनेंगे, इस पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड बाइंड होंगे, यहाँ पर ये नए डीएनए इस पर न्यूक्लियोटाइड बाइंड होंगे। तो इनको बाइंड करके जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए जो ग्लू का काम करता है। नेक्स्ट वन इज द लाइगेज। तो लाइगेज का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, बाइंड द न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ये बाइंड करेगा, बाइंड टू न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इनको बाइंड करता चला जाएगा। चलिए ये हो गया अपना F। उसके बाद में नेक्स्ट अगला एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है इस प्रोसेस में, लाइगेज के बाद डीएनए पॉलीमरेज हो गया। अब डीएनए देखिए कितने एंजाइम हो गए, पहला मेन याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद में दूसरा एंजाइम, इसमें 3 पार्ट हो गए, दूसरा एंडोन्यूक्लेज, हेलिकेज, एसएसबी, टोपोआइसोमरेज एंड लाइगेज। लाइगेज के अलावा एक एंजाइम और चाहिए, जैसे अपन ने अभी जोड़ा था यहाँ पर प्राइमर, कहीं दिख रहा है प्राइमर, कहीं जोड़ा अपन ने ये प्राइमर। तो प्राइमर सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, प्राइमेज। नेक्स्ट एंजाइम इज द प्राइमेज। तो प्राइमेज क्या करेगा, इसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर बेसिकली देखें तो 5 to 7, ये एक्चुअल में 5 to 7 बेस का एक स्मॉल पीस होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करना, ठीक है। और ये आरएनए प्राइमर एक्चुअल में आरएनए प्राइमर ये होता है 5 to 7 बेस का बना हुआ एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, याद रखिए। और ये आरएनए प्राइमर जो बनेगा, ये मान के चलो ये आरएनए प्राइमर है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द आरएनए प्राइमर। तो ये आरएनए प्राइमर होता है, ठीक। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है 5 to 3, 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। तो ये 5 एंड के थ्रू डीएनए पे जुड़ेगा, किस प्राइम पर, 3rd पे, ठीक है। आरएनए प्राइमर की बात करें तो ये ऑलवेज बाइंड विद 3rd प्राइम ऑफ डीएनए टेम्पलेट जो था जिस पर नया बनना है, उस पर उसके 3rd प्राइम पे जो था, इसको याद रखना है। ये हमेशा इसको एक ही बात पता है कि भाई मेरे को जो पुराना डीएनए है जिस पर नया डीएनए बनना है, तो पुराने डीएनए पे जुड़ेगा और वो किस प्राइम पे जुड़ेगा, 3rd प्राइम पे। ये याद रखिए इसको, आरएनए प्राइम को, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, आरएनए जो प्राइम है ये डीएनए डिपेंडेंट होता है, ये डीएनए डिपेंडेंट है, ठीक है, डीएनए पे डिपेंडेंट होता है, डीएनए से अटैच होता है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट कहते हैं अपन। अब आता है इसमें फॉस्फोराइलेज, एक एंजाइम और है, अगला एंजाइम है फॉस्फोराइलेज। ये फॉस्फोराइलेज देखिए क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज का काम होता है जो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको एक्टिव करना। ये एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी माने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ये एक्टिव करता है। जैसे अपन देखें यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अपन आगे देखेंगे, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और अब ये एंजाइम कौन सा लगेगा यहाँ पे, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो फॉस्फोराइलेशन से क्या बनेंगे, इस पर 2 फॉस्फेट बाइंड हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब डीएनए के लिए तो डीऑक्सी, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, एक्टिव न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, ये वाला, यहाँ बाइंड होगा, ठीक है। माने फॉस्फोराइलेज क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के उनको एक्टिव करता है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। अच्छा, जैसे एक और देखिए एडिनोसिन है, ग्वाइनोसिन है, थायमिन है
और साइटोसिन है। तो ये कौन से फॉर्म में होते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं सब के सब। अब इनका होता है फॉस्फोराइलेशन, सभी का फॉस्फोराइलेशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन से क्या बन जाएंगे? डीऑक्सी, सब में डी आएगा। अब आ जाएगा ये ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट और उसके बाद में ये बन जाएगा साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझदार हो, पहले भी कह चुके हैं अपन इनको। तो एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये काम किसका होता है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम का। फॉस्फोराइलेज के साथ साथ में आई थिंक, मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ये एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं किस प्रोसेस के लिए? डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है, चलिए।